हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में जो है क्रिस्टल डिफेक्ट को पूरी तरह से समाप्त करा था हमने थ्योरेटिकली काफ़ी डिटेल में। आज जो है उस डिफेक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ़ एल्यूमिनियम आयंस replace sodium ions at the edge centers of sodium chloride lattice, then calculate the number of cation vacancies in 1 mole sodium chloride। बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पॉर्टेंट, और बहुत कंसेप्ट लगाना है इसमें, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहला बात यहाँ कर रहा है सोडियम क्लोराइड के लैटिस का। सोडियम क्लोराइड का लैटिस, तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं पीछे, याद होना होगा कि क्या है। तो जो सोडियम क्लोराइड का लैटिस था, इसमें क्या था? इसमें था कि Cl माइनस CCP बना रहे थे और Na प्लस ऑक्यूपाई कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दो जगह क्रिएट होते थे, देखे थे हम लोग, बॉडी सेंटर में और एज सेंटर में। ठीक, बॉडी सेंटर और एज सेंटर मिला करके टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे निकलता था कि बॉडी सेंटर में 1 प्लस एज टोटल 12 होते थे और कंट्रीब्यूशन 1/4 ऐसे, तो 1 + 3 करके हम लोग 4 कर देते थे। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जब एल्यूमिनियम आयन को ऐड किया जाता है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल में, तो यह सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा। लेकिन कहाँ के सोडियम आयन को? जो सोडियम आयन एज सेंटर में है। सोडियम आयन यदि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर और एज सेंटर दोनों जगह बन रहा है। तो इस बॉडी सेंटर में सोडियम आयन हो गया 1, एज सेंटर में सोडियम आयन हो गए 3। तो एल्यूमिनियम जो रिप्लेसमेंट कर रहा है वो केवल एज सेंटर वाले को कर रहा है, बॉडी सेंटर वाले को नहीं कर रहा है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो कैलकुलेट करना है कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड में कितना वैकेंसी क्रिएट होगा। तो सबसे पहले जो अभी फॉर्मूला हम बताए थे, नंबर ऑफ केटायन वैकेंसी, क्या फॉर्मूला बताए थे नंबर ऑफ आयन इंटू नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ आयन जो एल्यूमिनियम ऐड कर रहे हैं उसमें मेंशन नहीं है कि क्या है, तो हम लोग 1 लेकर के चले। एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? तो पहले से जो क्रिस्टल है उसमें सोडियम आयन है, उस पर 1 प्लस, एल्यूमिनियम पे 3 प्लस, तो एक्स्ट्रा हो गया 3 - 1 मतलब 2, तो 1 × 2 मतलब 2। तो इसका मतलब हुआ कि 1 एल्यूमिनियम आयन रिप्लेसेस द 3 सोडियम आयंस ऑफ द एज सेंटर्स, क्रिएटिंग 2 केटायन वैकेंसीज, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि एक एल्यूमिनियम आयन एज सेंटर में 3 सोडियम आयन से तीनों को रिप्लेस कर रहा है और केटायन वैकेंसी कितना क्रिएट कर रहा है? 2। तो यह जो 2 केटायन वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, 2 केटायन वैकेंसीज आर क्रिएटेड इन कितना में? तो ये जो 2 केटायन वैकेंसी क्रिएट हो रहे हैं वे कितना में क्रिएट हो रहे हैं? तो देखोगे
यहाँ से हम लोग कैलकुलेट किए किसका, सोडियम आयन का संख्या, कि सोडियम क्लोराइड का यदि एक फार्मूला यूनिट है, एक फार्मूला यूनिट, तो इस एक फार्मूला यूनिट में 4 सोडियम आयन है और क्लोराइड का CCP लैटिस है तो 4 EB है, तो 4 सोडियम आयन 4 क्लोराइड आयन, तो इसको हम लोग बोलेंगे 4 फार्मूला यूनिट। क्या बोलेंगे इसको, 4 फार्मूला यूनिट। तो इसका मतलब यहाँ से हो गया कि 4 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड में 2 कैटायन वैकेंसी। कितने कैटायन वैकेंसी, 2। सोडियम क्लोराइड का 4 फार्मूला यूनिट है, उसके लिए 2 कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो रहे हैं। तो एक फार्मूला यूनिट में कितना, तो एक में 2/4 कैटायन वैकेंसी। निकालना कितने में है भाई, 1 मोल में, तो 1 मोल का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23। निकाल लो, 2/4 तो 6.022 इंटू 10⁻23, 2 बार में कटेगा, यह आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। दिस इज द आंसर। इतने कैटायन वैकेंसी बनने वाले हैं उस क्रिस्टल में। समझ गए कंसेप्ट कहाँ लग रहा था, देख रहे थे ना यहाँ से, कि सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के लैटिस को समझना था, फिर उसके बाद वॉइड को समझना था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ बनता है, उस हिसाब से सोडियम आयंस कितने होंगे, क्लोराइड कितने होंगे। अब सोडियम आयन चूँकि 2 जगह है भाई, बॉडी सेंटर पे, एज सेंटर पे, यहाँ जो लिखा है कि एल्यूमिनियम 3 सोडियम को रिप्लेस करेगा, वो केवल कहाँ वाले को रिप्लेस करने वाला है, एज सेंटर के। बॉडी सेंटर में जो सोडियम आयन है उसका रिप्लेसमेंट उससे नहीं होगा। तो इस तरह से 1 मोल में कितना क्रिस्टल वैकेंसी क्रिएट होगा उसका कैलकुलेशन। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी यूज हो गया यहाँ से फार्मूला यूनिट वाला, कि सोडियम क्लोराइड का एक फार्मूला यूनिट है, 4 आयन करके इसमें है। तो इस तरह से इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल 4 फार्मूला यूनिट हो गया, और 4 फार्मूला यूनिट के लिए 2 कैटायन वैकेंसी है। तो एक के लिए 2/4, तो 1 मोल में पूछ रहा है, तो 1 मोल मैंने एवोगैड्रो नंबर के बराबर लेकर के चलोगे तो निकल जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं हम लोग। NCERT बुक का क्वेश्चन है कि इफ सोडियम क्लोराइड इज डोप्ड विथ 10⁻³ मोल% of strontium chloride, what is the concentration of cation vacancy? इसको तो हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट में देखे ही थे ना, पूरा का पूरा एग्जाम्पल से इसको समझ लिए थे कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसमें स्ट्रोंटियम क्लोराइड को मिला रहे हैं तो कितना केटायन वैकेंसी बनेगा। समझे थे इसको काफ़ी अच्छे से। अब चूँकि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है मतलब एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन, स्ट्रोंटियम क्लोराइड मिला रहे हो तो स्ट्रोंटियम क्लोराइड मतलब स्ट्रोंटियम पे 2+ क्लोराइड पे 1-, ऐसा एनायन सेम है तो इसको ख़त्म करो, इसको ऐड करोगे तो जब इसको तुम यहाँ ऐड करोगे तो स्ट्रोंटियम पे 2+ है, सोडियम पे 1+ है, तो जैसे ही यह सोडियम को रिप्लेस करेगा तो टोटल 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। ऐसा इसको भी यहाँ से भगाएगा, इसको भी यहाँ से भगाएगा, लेकिन अपने तो कोई एक ही जगह रहेगा। तो मान लो अपने इस जगह पे है स्ट्रोंटियम 2, तो यहाँ जो है वो तो वैकेंसी क्रिएट हो गया, केटायन वैकेंसी। ऐसा अब ऐसे भी नंबर ऑफ केटायन वैकेंसी का फॉर्मूला क्या बताए थे? नंबर ऑफ केटायन वैकेंसी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ
आयन इंटू नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। तो अभी के हिसाब से देखोगे तो एक स्ट्रोंटियम आयन लेकर के चल रहे हैं, तो एक आयन और एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव है। सोडियम पे 1 प्लस, इस पर 2 प्लस, तो एक ही एक्स्ट्रा है, तो 1 to 1, तो एक केटायन वैकेंसी जो यहाँ दिख रहा है। लेकिन हम लोग को बोल रहा है कि स्ट्रोंटियम क्लोराइड जो मिला रहे हैं वह इतना मिला रहे हैं 10⁻³ मोल%। तो अभी तक में से हम लोग देख रहे हैं कि एक स्ट्रोंटियम आयन है तो वह एक केटायन वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। नहीं, एक स्ट्रोंटियम आयन एक केटायन वैकेंसी क्रिएट कर रहा है अभी के हिसाब से। तो इतना में जितना भी स्ट्रोंटियम आयन्स होंगे उतना ही वैकेंसी क्रिएट करेगा, सिंपल सी बात है। मतलब ओवरऑल हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ आयन्स इन दिस। तो नंबर ऑफ आयन्स इन 10⁻³ मोल% ऑफ स्ट्रोंटियम क्लोराइड। बड़ा आसानी से निकल जाएगा, देखोगे 1 मोल स्ट्रोंटियम क्लोराइड है, टूटेगा तो स्ट्रोंटियम डबल प्लस और 2 Cl- बनेगा। इसका डिसोसिएशन करोगे 1 मोल का नहीं बल्कि एक स्ट्रोंटियम क्लोराइड का, तो एक स्ट्रोंटियम क्लोराइड इक्विवेलेंट है एक स्ट्रोंटियम आयन का। तो इतना मोल में कितना, तो 10⁻³ मोल% है ना, परसेंट को हटाओगे तो 100 से हो जाएगा डिवाइड, मतलब ये आ गया 10⁻⁻5 मोल। और 1 मोल में हम लोग जान रहे हैं एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, सो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻18, मतलब कि इतना मोल 6.022 इंटू 10⁻18 मोल स्ट्रोंटियम क्लोराइड। सॉरी, इतना मोल नहीं, मोल तो हट गया, इतना नंबर में है। तो एक स्ट्रोंटियम क्लोराइड से एक स्ट्रोंटियम आयन बन रहा था, तो टोटल स्ट्रोंटियम आयन अब इतना हो जाएगा ना, क्योंकि इतने स्ट्रोंटियम क्लोराइड है तो इतना ही स्ट्रोंटियम आयन बनेगा, और जितना स्ट्रोंटियम आयन बनेगा उस हिसाब से केटायन वैकेंसी हो जाएगा। अब नंबर ऑफ स्ट्रोंटियम आयन ऐसे हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻18 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज 1, तो टोटल केटायन वैकेंसी हो गया इतना। आसान सा था, बस इस कंसंट्रेशन से हम लोग को निकालना था कि इसमें स्ट्रोंटियम आयन कितना होगा, बस उतना ही। एक स्ट्रोंटियम आयन के बदले एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, तो इतना में जितने स्ट्रोंटियम आयन होंगे उतना ही वैकेंसी क्रिएट होना है, तो वही हम लोग कैलकुलेशन कर लिए। 10⁻³ मोल% था, परसेंट हटाए, 100 से डिवाइड किए इसको, मोल हटाए, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतना आया भाई। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट से रिलेटेड था, एक जैसे थे। इसके पिछला वाला जो क्वेश्चन था ज़्यादा कंसेप्चुअल था, इसमें तो सिंपल सा कंसेप्ट आया। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो भी NCERT का ही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCERT बुक का ही क्वेश्चन है। एनालिसिस shows that nickel oxide has formula nickel 0.98 O 1.00. What fractions of the nickel exists as Na2+ and Na++? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। यह भी थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है,
इसलिए अच्छे से समझेंगे। निकेल ऑक्साइड का जो नॉर्मल सा केमिकल फार्मूला है वह है NiO, जिसमें O डबल माइनस ऑक्साइड के फॉर्म में है, Na पे 2 प्लस है। ऐसा अभी के हिसाब से देखोगे तो एक निकेल आयन के लिए एक ऑक्साइड है, मतलब 1:1 का रेशियो है, लेकिन ये आइडियल क्रिस्टल के लिए है। बोल रहा है कि जब एनालिसिस किया गया, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन सामने आया उस ऑब्जर्वेशन के अनुसार निकेल तो 1 था ही नहीं, निकेल 0.98 ही है। ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन 1 क्या 1 ही है, मतलब एनायन उतना ही है जो आइडियल फार्मूला से दिख रहा है। केटायन आइडियल फार्मूला से कम है, तो केटायन यदि आइडियल फार्मूला से कम है, मतलब आइडियल फार्मूला में रेशियो 1 दिखा रहा है, जबकि एनालिसिस बता रहा है कि 0.98 है, तो 1 से कम है। अब आइडियल केमिकल फार्मूला की तुलना में केटायन कम है, इसका सिंपल सा मतलब है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कैसे होगा, तो इसका 2 तरीका बताए थे। पहला तरीका कि केटायन ही हट जाएगा न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए बगल वाले केटायन पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव, और दूसरा कोई एनायन आकर के खाली जगह को ऑक्यूपाई करेगा। तो सेकेंड वाला केस तो था नहीं, ठीक, फर्स्ट केस ही था कि अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट तभी प्रोड्यूस होगा जब उसमें मेटल के लिए क्या होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल का 2 होता है, +2 और +3। इसका मतलब हुआ कि निकेल का यह कंपोजिशन तभी पॉसिबल हो जब निकेल में ये दोनों प्रकार के आयन्स होंगे, मतलब निकेल 2+ भी होंगे और निकेल ट्रिपल+ भी होंगे, दोनों होंगे। ये दोनों आयन्स होंगे तभी वह रेशियो आ सकता है, तभी इसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि आखिर बताओ भाई कितना Na++ आयन्स होंगे और कितना Na++ आयन्स होंगे, यही क्वेश्चन में पूछा है, फ्रैक्शन के रूप में पूछा है। तो आसान सा है, मेन चीज़ क्या था समझ गए हम लोग। मान लेते हैं हम, लेट द फ्रैक्शन ऑफ Na2+ बराबर x। मान लेते हैं कि Na2+ का फ्रैक्शन इसमें कितना है, x के बराबर है, तो उस हिसाब से Na++ कितना होगा बताओ। हम क्या बोले कि जो फॉर्मूला यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यह निकेल यहाँ दोनों फॉर्म में है, और ये दोनों फॉर्म मिला करके टोटल कितना है, 0.98 है। अभी 0.98 में x है निकेल डबल+, तो निकेल ट्रिपल+ कितना होगा, तो 0.98 - x होगा। समझ रहे हो क्या कंसेप्ट है वहाँ से, कि यह फॉर्मूला में जो निकेल 0.98 दिखा रहा है, या निकेल ये 2 प्रकार के हैं और ये दोनों मिल करके 0.98 है। उसमें से Na++ को हम लोग x लेट कर लिए, तो फिर बाकी कितना बचा, तो इतना -x ऐसे। अब सिंस द ओवरऑल चार्ज ऑन द क्रिस्टल मस्ट बी इक्वल टू 0। बार बार हम लोग डिफेक्ट में पढ़े कि क्रिस्टल का न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत बना रहे। तो इसका मतलब हुआ कि यह भी जो क्रिस्टल है, मतलब कोई प्योर क्रिस्टल हो चाहे कोई इम्प्योर क्रिस्टल हो, डिफेक्टिव हो, भाई न्यूट्रल तो सारे होंगे, मतलब सबका टोटल चार्ज जोड़ोगे तो 0 के बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो सिंस द ओवरऑल चार्ज ऑन द क्रिस्टल इज 0, इसका मतलब हुआ दैट इज सम ऑफ टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्जेज मस्ट बी इक्वल टू 0। बस इतना सा बात। अब ध्यान से देखना, इस फॉर्मूला में कौन कौन से आयन हैं, तो निकेल, और निकेल भी 2 प्रकार का है, Na2+, Na++। ऑक्सीजन तो एक ही फॉर्म में है, O डबल-, तो ये जितने भी प्लस चार्ज हैं और ये जितने भी माइनस चार्ज हैं, सबको जोड़ करके भाई 0 लाना है। 0 होगा ही होगा, न्यूट्रल है इसीलिए। तो देखो कैसे करेंगे। निकेल 2 प्रकार का है, तो एक निकेल पे चार्ज है +2, और ऐसे निकेल का संख्या कितना है, x, तो इंटू x करना होगा, प्लस ट्रिपल+
है दूसरे निकेल पे, और ऐसे निकेल कितने हैं 0.98 माइनस एक्स, ऐसा प्लस इसके साथ ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2, और ऑक्सीजन रेशियो में 1 दिखा रहा है तो ×1, और इस सब को जोड़ने पर आएगा 0। कैसे किए? अरे निकेल का टोटल चार्ज यहाँ क्या लिखे, सम ऑफ टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो निकेल पे 2 प्रकार का चार्ज था, +2 +3, +2 +3, तो +2 वाला निकेल कितना है x, तो x से मल्टीप्लाई कर दिए। +3 वाला निकेल कितना है, तो इतना के बराबर, तो इतना से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -2, और ऑक्सीजन है कितना, तो 1, तो 1 से कर दिए। अब इस सबको मिला करके 0 ले आना है, और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 2.94 -3x, ये हो जाएगा -2 बराबर 0। तो ये 2x -3x है, तो हो जाएगा -x प्लस 2.94 -2 बराबर 0। तो -x और ये 2.94 में 2 माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा 0.94 बराबर x। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 0.94, x नहीं 0, मतलब ये टर्म उधर जाएगा तो उधर जाएगा तो -0.94, माइनस खत्म, तो x बराबर 0.94 आ जाएगा। ऐसा इसका मतलब हुआ कि 0.98 में 0.94 कौन है, Na डबल प्लस, तो Na ट्रिपल प्लस कितना हुआ, ये आ गया 0.94, तो E कितना होगा, माइनस कर दो तो 0.04। ई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब कि एक में इतना, चाहो तो यहाँ से परसेंटेज भी निकाल सकते हो, परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। परसेंटेज जब कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज ऑफ Na2+, तो जो इसका फ्रैक्शन आया है 0.94 बाई जो टोटल है 0.98 × 100, इसको सॉल्व करोगे तो तकरीबन 96% के आसपास आएगा। और वैसे ही परसेंटेज ऑफ Na++ करोगे तो 4% के आसपास आ जाएगा। ऐसा तो यही था इसमें डिफेक्ट में पूरा। न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देख लिए, थ्योरी तो ऑलरेडी पहले से कर चुके थे। और यह जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट, और यही क्वेश्चन नहीं, इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन इसके जैसा आ जाए तो इस बात का खास ख्याल रखोगे कि ऐसे क्वेश्चन यदि आए जिसमें आयंस का फ्रैक्शन पूछे तो करना कुछ नहीं है, बस सब चार्ज को मिला करके 0 के बराबर कर देना है। इनिशिएट कैसे करोगे, तो यहाँ से फ्रैक्शन कुछ मान लेना, उसके हिसाब से दूसरा, और बाकी हो जाएगा। मेन तो कंसेप्ट यहाँ समझना था ना, यहाँ कि यदि ऐसा दिया हुआ है इसका मतलब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, और इसका मतलब मेटल का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये 2 प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसी का फ्रैक्शन निकालना था। तो डिफेक्ट से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो एग्जाम में होगा ही होगा। क्योंकि इस चैप्टर में एडवांस टॉपिक को छोड़ दिया जाए, एडवांस टॉपिक में जैसे इंटरप्लानर डिस्टेंस, ब्रैग्स इक्वेशन वगैरह छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं नहीं, कैलकुलेशंस हैं वॉइड वगैरह का, लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो उसमें से जो टॉपिक है जिसमें न्यूमेरिकल है तो उससे तो आना ही है। तो इधर थियोरेटिकल पोर्शन जो था ना, उसमें से डिफेक्ट जो हम लोग आज क्लियर किए, तो इसमें से यही 3 क्वेश्चन जो बताए, मतलब एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट का कुछ क्वेश्चन बनता है और कुछ ऐसे करके मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट से बनता है जो दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स वगैरह में देखोगे मिलेंगे, तो उनसे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन को, तो हो जाएगा। तो इस तरह से थ्योरेटिकल पार्ट जो था, मतलब इस चैप्टर का ओवरऑल 3rd पार्ट, उसमें से इसका एक टॉपिक क्रिस्टल डिफेक्ट हम लोग समाप्त किए। इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बच रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सॉलिड का और लास्ट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो उन सारे टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।